सरकार देश से गरीबी दूर करने का दावा करती है, बेरोजगारी के बोझ को कम करने का दावा भी करती है। चुनाव के समय सभी दल इन समस्याओं से निजात दिलाने के तमाम उपाय करने के बड़े बड़े वादे भी करते हैं, लेकिन आंकड़े उनके दावों की पूरी पोल खोलकर रख देते हैं। यूपीए के सत्ता में आने के बाद सरकार ने महंगाई पर काबू पाने के साथ साथ देश के युवाओं को रोजगार देने का भी वादा किया, लेकिन बेरोजगारी के आंकड़े बताते हैं कि सरकार अपने दावों पर खरा नहीं उतर पाई। एक नजर भारत और कुछ दूसरे देशों में रोजगार की स्थिति पर डालें तो पता चलता है कि भारत की आधी से ज्यादा आबादी बेरोजगार है। साल 2011 तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत की मौजूदा आबादी फिलहाल 1 अरब 21 करोड़ के आसपास है और इनमें सिर्फ 39.8% आबादी को ही रोजगार नसीब है, जबकि चीन में 74%, यूएसए में 64%, ब्राजील में 70% और रूस में 63% आबादी को रोजगार हासिल है। जाहिर है भारत की हालत सबसे ज्यादा खराब है। तो पिछले करीब 9 साल के दौरान भारत में आधी से ज्यादा आबादी बेरोजगार क्यों है, इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल साहब, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी और आर्थिक संवाददाता दीपू राय। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल प्रदीप जी आपसे ही है कि पिछले 9 साल से यूपीए सरकार देश को संभाल रही है। बेरोजगारी दूर करने के बड़े बड़े वादे उनकी तरफ से किए गए। पिछली बार भी जब वो सत्ता में आए थे यूपीए 1 तब भी ये वादे किए गए थे और यूपीए 2 जब सत्ता में आई तब भी ये कहा गया था। लेकिन अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें, हकीकत पर नजर डालें, तो ऐसा क्यों है कि अभी भी रोजगार की कमी है, बेरोजगारों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है? देखिए, रोजगार की कमी है, बेरोजगारों की तादाद बढ़ रही है। एक तो बड़ा कारण है कि अगर आपकी इकॉनमी बहुत तेज ग्रो नहीं कर रही है तो फिर एम्प्लॉयमेंट के अवसर कम होंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि हमको इससे ज्यादा चिंता इस बात की करनी चाहिए। आज ही शायद किसी अंग्रेजी अखबार में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का इंटरव्यू छपा है, शायद इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को हम देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में से मान सकते हैं कि जहां पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। वहां जो कॉर्पोरेट कंपनीज आई एम्प्लॉयमेंट के लिए, कैंपस इंटरव्यू के लिए, उसमें से मुश्किल से 1% बच्चे भी इस लायक नहीं थे कि उनको एम्प्लॉय किया जा सके। सीआईआई का 2 साल पहले एक सर्वे आया था, स्टडी की थी उन्होंने। उनका मानना है कि हम जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स तैयार कर रहे हैं वो लगभग अनएम्प्लॉयबल है। तो हम इतनी बड़ी फौज ऐसे लोगों की तैयार कर रहे हैं जिनको आप चाहें भी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। तो सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें किसी आमूल परिवर्तन की जरूरत है कि नहीं। साहब, जिस बात का जिक्र किया है प्रदीप जी ने कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा कि 1% भी कैंपस रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई, ऐसा नहीं लगा कंपनियों को, क्या वाकई स्थिति ऐसी है? पढ़ाई में कहीं ना कहीं कुछ खोट है? देखिए, स्थिति वाकई ही ऐसी है और उसके काफी मुख्य कारण है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है आज की डेट में जो चल रही है वो आज भी शायद 30 या 40 साल पुरानी है। हमने नए सिस्टम को एडप्ट तो किया है बट पार्शली किया है, तो ओवरऑल चेंज नहीं हुआ है। एक वोकेशनल एजुकेशन एक टर्म यूज होता है जहां पे कि आप किसी भी लेवल पे हर इंडिविजुअल को एम्प्लॉयबल बनाते हैं, उसके स्किल्स को डेवलप करके, और वो एक सिर्फ कॉलेज पास आउट या पोस्ट ग्रेजुएट पास आउट के साथ नहीं होता है। वो इवन अब 8th या 10th स्टैंडर्ड के भी जो लोग होते हैं जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं उनके स्किल्स को भी अपग्रेड करके उनको एम्प्लॉयबल बनाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे, अगर आप देखें तो सारी पॉलिसी एडवोकेसी जो गवर्नमेंट है, फंड्स आते हैं एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बट वो राइट तरीके से जो एक बेनिफिशियर होता है, जो एंड बेनिफिशियर होता है, वहां कुछ शिक्षा के तरीके में बदलाव लाके, वोकेशनल स्टडीज को करके, अगर आप एक हमारी बात करें आईटीआई है हमारे देश के अंदर में, तो आईटीआई जो प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप के साथ वाली जो आईटीआई है वो तो सक्सेसफुल हो रहे हैं। अदरवाइज अगर आप जाके देखें तो आईटीआई में भी लोग एम्प्लॉय नहीं हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोग काफी सारी 600-700 कंपनीज को हेल्प करते हैं रिक्रूटमेंट करने में। उनके यहाँ क्राइसिस है कि उनको ट्रेंड लोग या उनके स्पेसिफिक जो स्किल्स है उनके उस शिक्षा प्रणाली से लोग आए हुए नहीं मिलते हैं उनको। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है कि आपके देश के अंदर डिमांड है, ऐसा नहीं कि डिमांड नहीं है, ऑलरेडी आपके यहाँ उसकी आवश्यकता है लोगों की। अगर स्किल्ड लेबर की आड़ में आप ये कह दें कि अब रोजगार नहीं दे सकते हैं, तो ये तो एक तरह से क्या था, फेस सेविंग हो गया
क्या इसमें इस समस्या को सुलझाने की जरूरत नहीं है? नहीं, देखिए इसमें समस्या में ये है कि दो एस्पेक्ट्स देखने होंगे कि कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट के रन नहीं कर सकता। ये तो सत्य है, या वो गवर्नमेंट की कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, उसको हम बिजनेस को बिजनेस की तरह से देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बिजनेस में प्रॉफिट होगा तभी वो रन करेगा। प्राइवेट कंपनी के ऊपर सेल्फ प्रेशर होता है, इसीलिए वो उसको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ड्राइव करते हैं। गवर्नमेंट एक लार्जर पूल को एड्रेस करती है, तो वहां पे शायद प्रॉफिटेबिलिटी प्राइम रीजन नहीं होता है, बट फिर भी वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या सोशल इश्यूज को एड्रेस करती है। बट जहां तक एम्प्लॉयबिलिटी की बात है, मैं इसमें स्किल और नॉन स्किल में नहीं जाऊंगा, जहां तक एम्प्लॉयबिलिटी की बात है, किसी भी आदमी को आप किसी भी काम पे रखते हैं, चाहे या तो उसको आप एज ए ट्रेनिंग रखें, और मैं सिर्फ एक पढ़े लिखे स्किल्ड या प्रोफेशनल एमबीए या इंजीनियर या डिप्लोमा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक लेवल पे बात कर रहा हूं कि अगर आज की डेट में आपके पास कितने स्किल्ड कारपेंटर हैं, अगर आप उस लेवल पे आके डिस्कशन कीजिए और आप सर्वे उसमें रन कीजिए, आपको लगेगा कि 80% एज ए वो कहते हैं हेल्पर रह के वो सीख गया है। उसको कभी किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी है किसी स्पेसिफिक की कि फर्नीचर को ऐसे बनाया जा सकता है या बेटर वे है करने का। दूसरा एस्पेक्ट होता है कि आप एक पर्टिकुलर स्किल डेवलपमेंट की जो बात कहते हैं, किसी भी आदमी को एक तरीका बताया जाता है कि दिस इज द एफिशिएंट वे, मतलब ये बेस्ट तरीका है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। उससे क्या होती है कि उस आदमी की वैल्यू बढ़ती है। आपको जब आप कोई भी एम्प्लॉयर उसको रिक्रूट करता है या उसको अपनी कंपनी में रखता है या वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, हमें ये भी चीज नहीं भूलनी चाहिए कि एक आदमी को हम सेल्फ एम्प्लॉयड भी कर सकते हैं अगर उसकी एबिलिटी को बढ़ाया जा सके तो ये जरूरी नहीं है कि एक कंपनी आएगी हर किसी को जॉब देगी। एक हम फाउंडेशन भी रन करते हैं, अब एक हम आर्म फोर्सेस को हेल्प कर रहे हैं जहां पे बहुत सारे स्किल्ड लोग रिटायर होते हैं अर्ली एज में। सर, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि 2009 जब यूपीए 2 की गवर्नमेंट आई है, एक चूंकि आप लोग आपके यहाँ रिक्वायरमेंट कंपनीज की आती हैं और आप उसके अकॉर्डिंगली आप मैच करते हो, तो जो 2009 में पोजीशन था और जो आज है, नो डाउट वो इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद आई थी, शायद उसी का फायदा भी उसको मिला आने में। तो आप मानते हो कि वो ट्रेंड जो रिक्वायरमेंट थी प्राइवेट सेक्टर की बढ़ी है या घटी है? देखिए, एक कारण आपने बताया कि इंडिया में कॉस्ट बढ़ रहा है क्योंकि रियल एस्टेट कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट टू द पॉइंट होना चाहिए, बढ़ी है घटी है, थोड़ा सा आप बताइए। घटी है। टोटल रिक्वायरमेंट अगर आज की डेट में देखेंगे तो 2009 और 2013 की बात करें तो टोटल रिक्वायरमेंट कम हुई है और उसके कई कारण है। देखिए, 2009 जो था वो ग्लोबली इकोनॉमी का पीक टाइम था। अगर आप देखें तो वहां पे हमारे पास ऑलमोस्ट 40% ऑफ द जो एक सर्विसेज इनकम होती है, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर किसी को इन्फ्लुएंस करती है कंट्री के अंदर में, वो ग्लोबल मार्केट से आती थी, स्पेशली अमेरिका से या यूरोप से या मिडिल ईस्ट से जो था। 2009 के बाद एक इकोनॉमी मेल्टडाउन आया है और उसके बाद कंसिस्टेंटली इंडिया के अंदर देखें तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड इन्फ्लेशन वो कंसिस्टेंटली बढ़ता गया है। तो जब कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड इन्फ्लेशन बढ़ता है तो एक सबसे पहले ये कारण हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया में कंपनीज क्यों आ रही थी। दो प्राइम रीजन थे, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स कि हमारे यहाँ काफी लोग अवेलेबल थे, स्किल्ड लोग, अब ये बोलिए कि लोग इतने अवेलेबल थे जिनसे काम करवाया जा सकता था, और दूसरा था कि यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस थी, चाहे वो रियल एस्टेट की कॉस्ट हो या ऑपरेटिंग कॉस्ट हो या सैलरी हो वो हो। अगर आप पिछले 4 सालों में देखेंगे तो लोग तो अवेलेबल हैं लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट, रियल एस्टेट कॉस्ट या इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कंपनीज को अपनी कॉस्ट जस्टिफाई करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। जैसा दीपू जी बता रहे थे कि आज की डेट में कंपनीज फिलीपींस जा रही हैं या दूसरी कंट्रीज में माइग्रेट कर रही हैं अपने बीपीओ सेक्टर के या दूसरे काम करवाने के लिए, उसका प्राइम रीजन कॉस्ट है। और दूसरी, इंडिया में एक्सपेक्टेशन भी जो है जनरली प्रोफेशनल्स की वो बढ़ गई है, जो पहले एक्सपेक्टेशन थी और आज की डेट में है। इन सारे रीजन्स को देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं पॉलिसी, एडवोकेसी और इकोनॉमी हर चीज का कुछ ना कुछ रोल है और एक कंसिस्टेंट डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कोई चीज का इफेक्ट देखना है 5 साल बाद या 3 साल बाद, उसका इंप्लीमेंटेशन आपको आज करना पड़ेगा। तो हमने स्किल डेवलपमेंट की बात जैसे प्रदीप जी ने करी है, बताई है, तो शायद स्किल डेवलपमेंट का इफेक्ट अगर हो पाया, अगर पूरी तरह अगर हम सबने और गवर्नमेंट से लेके इंडिविजुअल तक अगर हर किसी ने एफर्ट लगाया तो शायद उसका इफेक्ट 3, 4, 5 साल के बाद दिखाई देगा, जहां की लार्जर पूल ऑफ द पीपल हमें दिखेंगे कि एक हर स्किल में कुछ न कुछ। आज की डेट में हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं हम, किसी चीज में मोबाइल रिपेयरिंग की बात करते हैं, वो भी एक स्किल है। आप मोबाइल रिपेयरिंग सिखा के आप 1000 लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं और हमारे जैसे देश में तो आप 10,000 लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो एक ये छोटे छोटे स्किल्स हैं जिसको आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट एज वेल एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होती है उसको करके और स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सकता है,
बट उसके लिए सबसे जरूरी है कि एंड जो बेनिफिशियरी लेवल है वहां पे इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, जो कि नहीं हो पा रहा है। तो प्रदीप जी, हालात को सुधारने का या हालात को अच्छा बनाने का कंपनियों के लिए ये जिम्मेदारी तो फिर सरकार की है ना? निश्चित रूप से पॉलिसी डिसीजन तो सरकार का डोमेन है ना। पॉलिसी तो निजी कंपनियां नहीं बना सकती हैं। पॉलिसी सरकार बनाएगी, उसको इंप्लीमेंट ठीक से हो ये निगरानी रखना सरकार का काम है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर का काम आता है। तो प्राइवेट सेक्टर वहीं रहेगा, जैसा सुनील जी कह रहे थे, जहां उसको प्रॉफिट दिखेगा। आज प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियों को देश से बाहर प्रॉफिट नजर आ रहा है। बहस लंबी हो सकती है, लेकिन हमारे पास समय की थोड़ी कमी है। आप सब लोग स्टूडियो में आए, चर्चा में हिस्सा ले, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी आपका भी, सुनील आपका भी और दीपू आपका भी। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल